डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति अर्थात 3D ज्योमेट्री का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बिहाफ पर हमने आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कराया है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने उस लेक्चर अर्थात फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। अगर आप लोगों ने डियर स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है, उसको मिस किया है, तो आपको हम बता दें कि वो लेक्चर लगभग 1 घंटे का था। अभी कल ही वो लेक्चर हुआ था। अगर आप लोगों ने उसको मिस किया है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि जब तक आप उस लेक्चर को नहीं देखेंगे, बेसिक जो कंडीशंस हैं, बेसिक जो फार्मूले हैं, उनको आप लोग नहीं सीखेंगे तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। और आज के इस लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही सॉल्व करवाने वाले हैं। अगली बात यह है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास बुक नहीं है तो इस चैप्टर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, उसमें सर्च करिएगा डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल आपका मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। और डियर स्टूडेंट जानते हैं ना, इस एक्सरसाइज से ज्यादा क्वेश्चन है क्यों भी मैं डिस्कस करता रहूंगा आप लोगों के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स लिखा है कि बिंदुओं 2 पॉइंट दिए हैं 3, 4, 5। डियर स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा है -1, 3, -3। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी, इनके बीच की दूरी। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला तो हमने पढ़ाया है, समझाया है, लिखाया है। तो डिस्टेंस फार्मूला फटाफट से यूज करिए और बताइए कितना होगा डियर स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर ये जो है इसको हम x1, y1, z1 ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये मेरा हो जाएगा 3, 4, 5। ओके ना। और डियर स्टूडेंट्स x2, y2, z2 जो होगा वो हमारे लिए -1, 3, -3 हो जाएगा। अब हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बताइए। जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे जरूर चौंकेंगे, कहेंगे सर आपने फार्मूले में x2 - x1 लिखाया था। तो हमने फार्मूले को लिखवाते समय ये भी बताया था कि ये भी हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। चलिए आगे की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। √x1 की वैल्यू देखिएगा 3 है, x2 -1 तो 3 + 1 हो जाएगा। मीन्स डायरेक्ट अगर आप कहें तो 4 का स्क्वायर हम इसको लिख दें, प्लस y1 - y2 मीन्स 4 में से 1 गया 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z1 - z2 5 + 3 8 का स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा। सही है। अब इसको डियर स्टूडेंट्स आप लोग क्या करिए, सॉल्व करिए। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस 64 हो गया। सॉल्व करिए। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपके पास 17 हो गया, या एक साथ ऐड कर लीजिए आप इसको, कितना आएगा 4, 1, 5 और 6 कितना बच्चों 11। ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा 6, 1, 7 और 1 8 हो जाएगा 81। मीन्स 9 यूनिट जो होगा या 9 मात्रक जो होगा वो डियर स्टूडेंट्स दोनों पॉइंट के बीच की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब कहोगे सर इतना आसान सा क्वेश्चन आएगा क्या? बिल्कुल, जिस तरह का आपका एग्जाम होने वाला है, मल्टीपल चॉइस अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं, उसमें क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते चलिए। जिस प्रकार का भी क्वेश्चन आएगा, मैं आपको इस लेवल तक पढ़ा रहा हूं कि किसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम ले ले, चाहे वो मल्टीपल चॉइस एग्जाम ले ले, हमारे बच्चे बेस्ट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डियर स्टूडेंट्स फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा और हमारे साथ समझते चलिएगा। ठीक है। आइए बात करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। कह रहे हैं कि किसी बिंदु, एक डियर स्टूडेंट्स पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, b, c दिया हुआ है, से अक्षों पर डाले गए लंबों के पाद। ध्यान दो बच्चों, अक्षों पर, अक्ष मतलब x अक्ष और y अक्ष पर, अक्षों पर डाले गए लंबों के पाद ज्ञात करना है। ध्यान दो, लंबों के पाद कहने का मतलब क्या है। देखो डियर स्टूडेंट्स 3D ज्योमेट्री में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, उनको कल्पना करनी पड़ेगी, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। देखो ये कोई पॉइंट होगा, सपोज करिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो x एक्सिस से लंब डाला गया है, वो जो पॉइंट होगा जहाँ पे लंब जाके मिलेगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है।
और वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। तो आपको सिंपल सी बात पता है कि ऑन एक्स एक्सिस, अगर आप एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो वहाँ के लिए आप लोग a,0,0 पाएंगे। क्यों डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो वहाँ पर y और z की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, है ना। ऐसे ही अगर डियर स्टूडेंट्स हम ऑन y एक्सिस की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 0, b, क्या आएगा? 0 आएगा। सही है। अगर हम ऑन z एक्सिस की बच्चों बात करेंगे तो उस सिचुएशन में 0, क्या आएगा? c आएगा। और यही आपका डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? आंसर। देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इस बेसिक से क्वेश्चन के पीछे कितना ज़्यादा लॉजिक है वो आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा तो आपको अंदाज़ा लग पाया होगा कि कितना ज़्यादा लॉजिक है इसके पीछे। बात समझ में आ रही है? जानते हो डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेगुलर क्लास मैं आपको 7 PM पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, आज संडे फिर भी मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। किस लिए? क्योंकि डजेंट मैटर कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा, कैंसिल हो जाएगा, प्रमोट हो जाओगे, डजेंट मैटर। जो आप पढ़ रहे हो उसका आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान से हटाते हुए, ठीक है वो भी एक पहलू है, उसको हम साथ में लेकर के चलेंगे, लेकिन उसको इतना ज़्यादा साथ में लेकर के अपने माइंड में इतना ज़्यादा ना घुसा लें कि उससे हमारी पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो जाए। वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो भी लगभग डियर स्टूडेंट्स ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो यार, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेम क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। कह रहा है कि किसी बिंदु a, b, c, यही पॉइंट है a, b, c। कह रहा है बच्चों से निर्देशांक तलों पर या समतलों पर डाले गए लंबों के बाद, यहाँ जो है जो अक्षों पर था बच्चों, कहाँ पे बात हो रही है? समतलों पर। कहाँ पर? समतलों पर, मीन्स जो प्लेन है वहाँ पर बात कर रहा है, ऑन प्लेन। आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास 3 एक्सिस होंगे, 3 अक्ष होंगे, साथ ही साथ आपके पास 3 तल होंगे, XY तल, YZ तल और ZX तल। तो अगर हम XY प्लेन की बात करेंगे, XY तल की बात करेंगे तो वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट मिलेगा a, b, डियर स्टूडेंट्स क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। XY की बात करेंगे। अगर हम YZ प्लेन की डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं तो वहाँ पर 0, b, c होगा, क्योंकि वहाँ पे x 0 हो जाएगा। अगर डियर स्टूडेंट्स हम ZX प्लेन की बात करते हैं तो उस सिचुएशन में ये हमारा क्या होगा? a होगा, यहाँ 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? b हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब हम XY प्लेन की बात करते हैं तो वहाँ पर देखो, आपको याद होगा जब डियर स्टूडेंट्स हम XY प्लेन की बात करते हैं तो वहाँ x और y की वैल्यू तो होती है, लेकिन z जो होता है वो 0 होता है। अगर हम YZ प्लेन की बात करते हैं तो वहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है, y और z जो है वो होता है। अगर बच्चों हम ZX प्लेन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास x और z की वैल्यू तो x और z की वैल्यू तो होती है, y जो होता है डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ऐसा आपको पढ़ाया गया है। अब यहाँ पर जब कोऑर्डिनेट हमें दिया गया था तो उसका जो है x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और x एक्सिस नहीं, XY प्लेन, YZ प्लेन और ZX प्लेन में हमसे बात कर रहा था। तो जब XY प्लेन में जाएंगे तो वहाँ z 0 हो जाएगा, YZ प्लेन में जाएंगे तो वहाँ x 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपका डियर स्टूडेंट्स यही क्या होगा? आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना आसान से क्वेश्चन है, कितने आसान से क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिकल बहुत ज़्यादा है। अगर इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है तो फर्स्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा ना तो बहुत ज़्यादा इजी लग रहे होंगे सारे क्वेश्चन। और डियर स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत आसानी से इससे बन सकते हैं। जैसे ये पॉइंट दे देगा, कहेगा XY तल जो है उस पर लंब पाद के निर्देशांक, तो ऑप्शन रहेगा ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए फटाफट से बढ़ते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन को ये थर्ड वाला क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स। 3 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको भी देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, a, b, c की अक्षों से दूरियां ज्ञात करिए। x अक्ष पे डाले गए लंब की लंबाई, y अक्ष पे डाले गए लंब की लंबाई और z अक्ष पे डाले गए लंब की लंबाई का फार्मूला आपको सिखाया गया। तो वही लगा लीजिए। कौन सा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स? a, b, c। ध्यान दो, a, b, c की अक्षों से दूरियां ज्ञात करनी है। कहाँ से बच्चों? अक्षों से दूरी, ठीक है।
अक्षों से दूरी ज्ञात करनी है। आपको हमने फार्मूला सिखाया था अक्षों से दूरी, तो अक्षों से दूरियां आसानी से लिख दो ना। देखो ध्यान से कितना आसान हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अक्षों से दूरियों का सूत्र क्या होता है, अक्षों से दूरियां, फार्मूला बहुत ही सिंपल सा बताया गया था कि इसको छोड़ के एक बार बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा और एक ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। बस खत्म काम। बात समझ में आ रही ना। ये एक्स अक्ष से दूरी हो गई, वाई अक्ष से जेड अक्ष से। फार्मूला सिखाया गया था भाई, किसी पॉइंट एक्स कामा वाई कामा जेड के लिए हमने सिखाया था ना, एक्स कामा वाई कामा जेड के लिए अक्षों पर डाले गए लंब की लंबाई का फार्मूला सिखाया था। एक्स अक्ष के लिए अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था, अगर आपको याद हो तो, है ना। और वाई अक्ष के लिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था, है ना। और जेड अक्ष के लिए हम बात कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। इस तरीके से लॉजिक वहां पर सेम, केवल फार्मूले पे डियर स्टूडेंट्स आपको ला करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी थी। समझ आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी आपको हमने एक वीडियो प्रोवाइड कराया था दोपहर में, जिससे मैंने आपसे बताया था कि आपका 2 ही पेपर होने की संभावना हो रही है। तो वहां पर क्या होगा, 3 सब्जेक्ट एक में उठा के दे देंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन बना देंगे और आपको सॉल्व करना होगा। चलिए बढ़ते हैं बहरहाल आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कशन कह रहे हैं उस अष्टक का नाम बताओ जिसमें निम्न बिंदु स्थित हैं, किस ऑक्टेट में है, ये आपको बताना है। तो कितना सिंपल था, आप याद करिए। इसको भी हमने आपको बहुत डिटेल में सिखाया है। पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, -3 क्या है और -1 है और डियर स्टूडेंट्स 2 है। ठीक है, पहला है, पहला पॉइंट दिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट डियर स्टूडेंट्स हमें क्या दिया हुआ है, देखो 6, 4, -3 दिया हुआ है। और थर्ड पॉइंट जो है डियर स्टूडेंट्स हमें कितना दिया है, -4, -2 और -6 दिया हुआ है। कितना आसान है। OXYZ लिखा जाता है, ध्यान दीजिए। ऑक्टेट जो लिखा जाता है, ऑक्टेट जो अट्ठांश लिखा जाता है, वो कैसे लिखा जाता है बच्चों, OXYZ। अब जो निगेटिव हो उसी के ऊपर डैश लगा दो। जैसे फर्स्ट वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो -3 है, -1 है और 2 है। इसके लिए क्या लिखेंगे, OX-Y-Z, क्योंकि देखो x और y दोनों क्या है, निगेटिव है, तो ये इसमें बिलोंग करेगा। दूसरा जो है बच्चों कितना है, 6, 4, -3 है, तो क्या हो जाएगा OX-Y और Z-, क्योंकि Z यहाँ निगेटिव है। थर्ड वाले पॉइंट की बात करेंगे तो -4, -2, -6, तो यहाँ पर हो जाएगा OX- और क्या होगा Y- और क्या होगा Z-। ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। क्लियर हो गई बातें। तो ये फटाफट से इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरह का कोई भी पॉइंट आप लोगों को मिलेगा तो मुझे पूरा भरोसा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप जो है डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। जितने भी क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में सॉल्व करा रहे हैं सब बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीखिए, उसको समझिए। ठीक है, आइए चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कॉपी पेन लेकर के आप लोग जरूर बैठे होंगे। कल के लेक्चर में हमने बच्चों से पूछा था तो सब लोग कमेंट करके बताए थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, कह रहे हैं कि पॉइंट है, ध्यान दो, पॉइंट क्या है, पॉइंट -4, 3 और -2 है। XZ तल, ध्यान दो बच्चों, XZ समतल में प्रतिबिंब, ध्यान देना, XZ जो प्लेन होगा, समतल होगा, इसमें इमेज इसका बताना है प्रतिबिंब। दर्पण देखे हैं आप लोग, देखो ध्यान से। जैसे मान लो कि हमारे पास यही है XY तल, यहाँ कहीं पॉइंट है, इसके इधर आकर के इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके इधर आकर के ये XZ की बात कर रहा है तो XZ बना लो। XZ बच्चों ये तल है, यहाँ हमारे पास ये पॉइंट है कौन, -4, 3, -2। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये दोनों नहीं बदलेगा, x और z नहीं बदलेगा, लेकिन जो y होगा अगर इधर की तरफ ये पॉजिटिव डायरेक्शन में रहा होगा तो नीचे आएगा, क्योंकि इमेज नीचे बनेगा उतनी डिस्टेंस बनेगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव रहा होगा तो पॉजिटिव। तो इसका ये तो पॉइंट, ये क्या है बच्चों, पॉइंट है। अब इसका जो इमेज बनेगा वो कितना होगा, ये नहीं बदलेगा, -4, लेकिन ये बदल जाएगा y वाला, और ये -2। यही डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा आंसर, y वाला, क्योंकि
चेंज हो जाएगा, ऊपर इसे नीचे चेंज हो जाएगा। तो अगर प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में होगा बच्चों तो प्लस में हो जाएगा। देखिए एक पॉइंट और दिया है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड, 3, 4, -7, 3, 4, -7 कहाँ प्रतिबिंब देखने के लिए कह रहे हैं बच्चों? इसका प्रतिबिंब XY समतल में बात करें। अब देखो ध्यान से, ये है हमारा XY समतल, मान लो यही है हमारा XY प्लेन, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। तो जब ये XY, ये वाली दूरी कहाँ होगी? ये वाली दूरी Z होगी, तो जो Z होगा उसका चिन्ह बदलेगा, XY का नहीं बदलेगा, Z का बदल जाएगा। तो नीचे जो इसका इमेज बनेगा वो क्या बनेगा? 3 और 4, X और Y नहीं बदलेगा, Z जो होगा वो बदल जाएगा, तो +7। ये डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? इसका इमेज अर्थात ये क्या होगा? प्रतिबिंब हो जाएगा। क्लियर हो रही हैं बातें? तो ये है तरीका किसी समतल में प्रतिबिंब ज्ञात करने, क्योंकि XY तल में ध्यान दो, बड़ा आसान है यार। जब XY प्लेन में आपको प्रतिबिंब निकालना होगा, XY प्लेन में, तो जो Z होगा उसका चिन्ह बदलेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। YZ प्लेन की अगर आप बात करेंगे तो X चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। ZX या XZ की बात करेंगे तो कौन चेंज होगा भाई? Y चेंज होगा, बाकी कुछ, और चेंज क्या होगा? केवल उसका चिन्ह, केवल उसका साइन बदलेगा और कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बट अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने लायक और पूछे जाने वाले, साथ ही साथ बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करा देने वाले ये हमारे क्या हैं? क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर बच्चों 7। अब यहाँ से थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं लगाना है, केवल फार्मूला लगाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा डियर स्टूडेंट, लिखा है कि दिखाइए कि बिंदु, कुछ पॉइंट्स गिवन हैं। देखिए पॉइंट्स कौन कौन से गिवन हैं। पॉइंट्स हमारे हैं 1, 1, 1 एक पॉइंट है। अगला है बच्चों -2, 4, 1, -2, 4, 1। अगला है -1, 5, 5। एक पॉइंट और है 2, 2, 5। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स एक वर्ग अर्थात एक स्क्वायर को डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे कि यह एक वर्ग एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। वही डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा डियर स्टूडेंट, जो आप लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में यूज करते हुए आए हैं, उसी कंसेप्ट का यूज होगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमें 4 पॉइंट्स देंगे तो उससे क्या होता है कि हमें क्वाड्रिलेटरल बनता है। जैसे ABCD, सपोज करिए हमें पॉइंट मिल गया x1, y1, z1, और क्या मिल गया x2, y2, z2, और x3, y3, z3, और x4, y4 और z4। जाहिर सी बात है कि जब ये 4 पॉइंट्स मिलेंगे एक प्लेन में, एक समतल में, तो ये क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स? एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, एक चतुर्भुज। अब वह चतुर्भुज, वह क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, मतलब स्क्वायर मीन्स वर्ग हो सकता है, आयत मीन्स रेक्टेंगल हो सकता है, समांतर चतुर्भुज या वर्ग हो सकता है। तो कैसे हम पता करते हैं? याद करो पुरानी चीजें। हम लोग क्या करते हैं? सारी साइड्स निकालते हैं, मीन्स AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और DA निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके। जैसे यहाँ पर हम ला करके इन सारे पॉइंट्स को बना लेते हैं। ये पॉइंट A हो गया 1, 1, 1, पॉइंट B हो गया -2, 4, 1, पॉइंट C हो गया -1, 5, 5, पॉइंट C हो गया 2, 2, 5। सही है। तो AB कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। BC कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। और यहाँ पर मान लो D है तो CD कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। DA कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला से। तो चारों भुजाओं की लंबाई मिल जाएगी। अब जब आप 4 साइड्स की लेंथ को फाइंड करेंगे तो पॉसिबल है कि सारी साइड्स इक्वल आ जाएं। AB = BC = CD = DL। सही है। जैसे इसमें प्रूफ करना है कि ये वर्ग के अर्थात स्क्वायर के वर्टेक्स हैं,
तो कई सारे बच्चे क्या करेंगे, इसके सारी साइड्स को निकालेंगे और सारी साइड्स अगर इक्वल आ गई तो बोल देंगे ये वर्ग है, ये स्क्वायर, लेकिन 100% गलत हो जाएगा। अगर किसी की 4 साइड्स आपस में इक्वल हो रही हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो रही हैं, तो वर्ग है, ये कन्फर्म नहीं है, क्योंकि जो 4 साइड्स होती हैं, चारों भुजाएं जो होती हैं, वो समचतुर्भुज की भी आपस में बराबर होती हैं। समझ रहे हैं बात को हमारे डियर स्टूडेंट्स? वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज, वर्ग मीन्स क्या, स्क्वायर, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर एंड साथ ही साथ क्या, रोम्बस। ठीक है, दोनों की चारों भुजाएं 4 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर चारों भुजाएं बराबर हो गई तो आप 100% ये नहीं कह सकते कि ये हमारा वर्ग है या हमारा समचतुर्भुज है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, इसका विकर्ण, इसका डायगोनल निकालना होगा। अगर चारों भुजाएं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ठीक है, ये चारों भुजाएं बराबर हो जाएं एंड साथ ही साथ ए सी इज इक्वल टू बी डी भी मिल जाए, तो उस सिचुएशन में आप जान लीजिएगा कि ये क्या है बच्चों, वर्ग है। वर्ग मीन्स क्या है, स्क्वायर है। समझ में आ रही है बातें? अगली कंडीशन, अगर मान लीजिए ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए हो जाए, बट ए सी जो है वो बी डी के इक्वल ना हो, तो याद रखिएगा कि वो बच्चों क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। क्या होगा, समचतुर्भुज, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे। क्लियर हो गई बातें? उसको हम क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी प्रूफ करने के लिए आएगा, कभी चेक करने के लिए आएगा। 4 पॉइंट्स दे दिए गए, उन 4 पॉइंट्स का यूज़ करते हुए आपसे पूछ रहा है कि बताइए रोम्बस है या स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, सारी साइड्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। साइड सारी इक्वल हो गई, उस सिचुएशन में हमारे माइंड में डाउट आएगा कि अगर भाई 4 साइड्स इक्वल हैं तो ये स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। इतना ज़्यादा क्यों समझा रहा हूँ, कई सारे क्वेश्चंस आपको टास्क में देने वाला हूँ, सब आप लोग खुद ही कर डालेंगे अभी। क्लियर हो रही बातें बच्चों? इस तरीके से हम लोग वहां पर जान पाएंगे, पता कर पाएंगे। अब लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएं, मींस ए बी सी डी के बराबर हो जाए, ए डी बी सी के बराबर हो जाए। तो जब आमने सामने की भुजाएं इक्वल हो जाएंगी तो उस सिचुएशन में वो क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है या बच्चों वो आयत हो सकता है। तो ये कैसे क्लियर होगा कि ये समांतर चतुर्भुज है कि आयत है? तो उस सिचुएशन में भी हमें विकर्ण ज्ञात करना होगा। तो वहां पर अगर विकर्ण बराबर हो जाएंगे तो वो आयत होगा, और विकर्ण बच्चों बराबर नहीं होगा तो वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। क्लियर हो गई बातें? तो नोट पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है, नोट पॉइंट पे हमें ये ध्यान रखना है कि वर्ग जो होता है, स्क्वायर जिसको हम लोग कहते हैं, स्क्वायर के विकर्ण जो होते हैं, जिसको हम डायगोनल्स कहते हैं, के विकर्ण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। ठीक है, के विकर्ण बराबर होते हैं, याद रखिएगा। दूसरा नोट पॉइंट आप ये भी याद रखिएगा कि जो हमारा आयत होता है, आयत मीन्स बच्चों किसे कहते हैं हम लोग, रेक्टेंगल कहते हैं। आयत मीन्स रेक्टेंगल, ठीक है। के विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि अगर इसी पे हम लगा लें तो इसी पे हम बात कर लें अगर समचतुर्भुज की, तो समचतुर्भुज जो होंगे उसका विकर्ण जो होगा बच्चों वो बराबर नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर हम बात कर लें समांतर चतुर्भुज की, ठीक है, समांतर चतुर्भुज अर्थात किसकी, पैरेललोग्राम की, तो उसके भी विकर्ण बराबर नहीं होंगे। तो आइए देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सॉल्व हो चुके हैं, समझाते हैं एक बार देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आप कर लेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 8, दिखाओ कि बिंदु इतना इतना एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, चारों भुजाओं को ज्ञात करोगे, विकर्ण को ज्ञात करोगे, चारों भुजाएं में आमने सामने की भुजाएं बराबर मिल जाएंगी और विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि वो विकर्ण निकालना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई। तो अब डाउट हो गया ना कि पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है, तो उस केस में हमें विकर्ण निकालना जरूरी होगा, नेसेसरी हो जाएगा, तभी हम ये कह पाएंगे कि आयत है या समांतर चतुर्भुज है। तो क्या करेंगे, विकर्ण भी निकालेंगे और भुजाएं भी निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप देख पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट, लिखा है कि बिंदुओं, दिखाओ कि बिंदुओं इतना इतना समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समकोण कैसे प्रूफ होगा, आइए थोड़ा सा त्रिभुज पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम लोग त्रिभुज को दिखाएंगे। तो चतुर्भुज की बात हो गई, चतुर्भुज में किसी भी प्रकार का इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप आराम से उसको डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं।
कि डिस्टेंस फार्मूला जो हमारा है, दूरी का सूत्र जो है डियर स्टूडेंट्स, उसका यूज करते हुए हम लोग कैसे बता पाएंगे कि त्रिभुज कैसा है। ठीक है, आइए बात कर लीजिए, थोड़ा समझ लीजिएगा। खासकर जो पूछता है बच्चों वो इतने त्रिभुज की बात करता है। एक तो वो बात करेगा समबाहु त्रिभुज की, ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। दूसरी जो है बच्चों हम लोग बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको इक्विलेटरल बोलते हैं, इसको आइसोसेलेस बोलते हैं। और एक होगा बच्चों हमारा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल जिसको कहते हैं। इसी की हमें पहचान करनी होती है। तो देखो कैसे, जैसे हमें डियर स्टूडेंट्स कोई ट्रायंगल दिया जाएगा, सपोज करिए वो ट्रायंगल हमारा कौन है, ABC है, इसके वर्टेक्स x1 y1 और z1 है, इसके वर्टेक्स x2 y2 और z2 है, इसका बच्चों x3 y3 और क्या है z3 है। ओके ना। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे, साइड्स निकाल लेंगे इसकी सारी, कौन कौन, AB निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे और CA निकाल लेंगे। अब आप सुनो, पहली कंडीशन AB इक्वल BC इक्वल CA अगर मिल गया, थ्री साइड्स आपस में इक्वल मिल गई, तब आप क्या बता दोगे कि भैया ये समबाहु त्रिभुज है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगली बात उठती है दूसरी, कोई भी दो साइड AB इक्वल BC मिल गया या BC इज इक्वल टू CA मिल गया है ना, या CA इज इक्वल टू AB मिल गया, कोई भी दो साइड्स अगर आपस में इक्वल मिल गई तो उस सिचुएशन में आप क्या कह दोगे, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेकिन हम समकोण त्रिभुज कब कहेंगे, तो समकोण त्रिभुज में सबसे खास बात होती है कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम का डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, यूज होता है। तो अगर इसमें किसी भी एक साइड का स्क्वायर, किसी भी एक भुजा का वर्ग बाकी दो बची हुई भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, इनडायरेक्टली मीन्स अगर वो पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहे होंगे, अगर वो पाइथागोरस थ्योरम का पालन कर रहे होंगे, तो उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो इस तरीके से आप लोग त्रिभुज वाले प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो लिखा हुआ है दिखाइए कि बिंदुओं इतना इतना समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इन पॉइंट्स का यूज करते हुए आप क्या करोगे, त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करेंगे। जब भुजाओं को ज्ञात करेंगे, कोई दो भुजा बराबर हो जाएगी, साथ ही साथ जो बड़ी वाली भुजा होगी उसका वर्ग बची हुई दोनों छोटी वाली भुजाओं के वर्गों के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दिए गए जो पॉइंट्स हैं, दिए गए जो बिंदु हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको सॉल्व कराया है। इस एक्सरसाइज में टोटल 21 क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बचे हुए सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। इस चैप्टर में जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है अंतरिक्ष में बिंदु, पॉइंट इन स्पेस, जो 3D ज्योमेट्री के अंदर ही आता है। तो इसमें जो भी अभी एक लेक्चर इस पे और होगा, 3 लेक्चर्स ये हो गया। इसके बाद वाले चैप्टर पे भी 2-3 लेक्चर हो जाएंगे, ठीक है, समाप्त हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैंने अप्लाइड मैथ सेकंड पढ़ाने का आपको वादा किया है, वो किसी भी सिचुएशन में कंप्लीट करूंगा। पेपर का पैटर्न ना आने दीजिए, उस पर भी डिस्कस करूंगा। अप्लाइड मैथ सेकंड में किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई और सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास समस्या है, इसलिए मैं जो कर सकता हूँ उसको ईमानदारी से कर रहा हूँ और उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपसे कोई चार्ज भी ना लिया जाए और मैं ले भी नहीं रहा हूँ। तो जितना मुझसे हो रहा है मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ। आशा करते हैं कि आपको हमारे लेक्चर से फ़ायदा होता होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं, सब कुछ समझ में आता है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए करिए। बाकी डियर स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।